हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स, योर जर्नी इनटू द सिक्योरिटीज मार्केट। ये पूरा कोर्स बेस्ड है सेबी के ऑफिशियल इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन बुकलेट पर, जो एक एम्पावर्ड इन्वेस्टर बनने के लिए आपका पहला और सबसे सॉलिड स्टेप है। फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन के लिए मार्केट को सही ढंग से समझना जरूरी है, और आज हम वही फाउंडेशनल नॉलेज बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पर आप इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के सबसे बड़े पिलर्स के लोगोज देख सकते हैं, जैसे सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनएसई, बीएसई और डिपॉजिटरीज जैसे सीडीएसएल और एनएसडीएल। इसका मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे वो 100% ऑथेंटिक और रेगुलेटेड है। मार्केट में एंटर करने से पहले ये फील करना जरूरी है कि आप एक सेफ और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, जहां इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट जैसे सेफ्टी नेट्स भी मौजूद हैं। तो इस सीरीज का गोल सिर्फ आपको ट्रेडिंग सिखाना नहीं है, बल्कि आपको एक एम्पावर्ड इन्वेस्टर बनाना है। ये गाइड आपको सिखाएगा कि मार्केट को इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से कैसे देखना है, कैसे स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। चलिए इस एक्साइटिंग सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी नई जगह जाने से पहले हम मैप देखते हैं। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट्स में एंटर करने से पहले हमें अपना रास्ता क्लियर होना चाहिए। इस पेज पर हमारा आइटिनरी दिया गया है, यानी हमारा कंप्लीट रोड मैप। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड द लैंडस्केप सेक्शन कवर करेंगे। इसका मतलब है कि हम मार्केट के बड़े प्लेयर्स को समझेंगे और रूल्स ऑफ द रोड को जानेंगे। जैसे सड़क पर चलने के ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में सेफ ड्राइव करने के लिए रेगुलेशंस को समझना पहला स्टेप है। एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए, फिर हम प्रैक्टिकल एक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसे यहाँ नेविगेट द पाथ्स कहा गया है। इसमें हम सीखेंगे कि एक्चुअली इन्वेस्टिंग कैसे होती है, चाहे वो प्राइमरी मार्केट आईपीओज के थ्रू हो या सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। लेकिन मैदान में उतरने से पहले तैयारी जरूरी है, इसलिए हम प्रिपेयर योर टूल किट पर फोकस करेंगे। इस सेक्शन में हम रिस्क्स को समझेंगे, उन्हें कम करने की स्ट्रैटेजीज यानी रिस्क मिटिगेशन सीखेंगे, और अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस डिटेल में देखेंगे। कोर्स के एडवांस्ड हिस्से में हम एक्सप्लोर न्यू टेरिटरीज पर जाएंगे। इन्वेस्टिंग सिर्फ शेयर्स खरीदना नहीं है, हम म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और डेरिवेटिव्स जैसे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स हो सके। और फाइनली सबसे क्रूशल पार्ट, नो योर सेफ्टी नेट। अगर कल को मार्केट में आपके साथ कोई फ्रॉड या गलती होती है, तो आपके पास इन्वेस्टर प्रोटेक्शन राइट्स क्या हैं और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम कैसे काम करता है, ये जानना आपको एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनाएगा। किसी भी गेम को फेयर खेलने के लिए रूल्स का होना जरूरी है। द सेम अप्लाइज टू द स्टॉक मार्केट। इस स्लाइड में हम बात करेंगे द रूल बुक ऑफ द रोड की। इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट दुनिया के सबसे सेफ मार्केट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क खड़ा है। इस पूरे सिस्टम के सेंटर में है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे क्रिकेट में अंपायर का डिसीजन फाइनल होता है, वैसे ही मार्केट में सेबी इंश्योर करता है कि गेम फेयर हो और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट रहें। अब जरा स्क्रीन पर दी गई लीगल एक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है सेबी एक्ट 1992। ये एक्ट सेबी को पावर देता है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की और मार्केट को डेवलप करने की। इसके बाद आता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, जिसे हम एससीआरए भी कहते हैं। ये एक्ट स्पेसिफिकली स्टॉक एक्सचेंजेस पर होने वाले ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है। सिंपली पुट, सेबी एक्ट ओवरऑल पुलिस है और एससीआरए स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर के ट्रेडिंग रूल्स को डिफाइन करता है। पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि दो और इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक है कंपनीज एक्ट 2013, जो ये गवर्न करता है कि कंपनीज अपने शेयर्स कैसे इशू करेंगी और अलॉट करेंगी। ये इंश्योर करता है कि कंपनी फ्रॉड न करे। और फाइनली डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, जो आज के डिजिटल एरा का बैकबोन है। इस एक्ट की वजह से ही आज हम इलेक्ट्रॉनिक या डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स होल्ड कर पाते हैं और पेपर सर्टिफिकेट्स का झंझट खत्म हो गया है। ये चारों एक्ट्स मिलकर आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बनाते हैं।
अब हम मार्केट के कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, द टेरेन एंड इट्स ट्रेजर्स। सिक्योरिटीज मार्केट वो जगह है जहां कंपनीज पब्लिक से फंड्स रेज करती हैं और इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल एसेट्स को खरीद या बेचकर अपनी सेविंग्स ग्रो करते हैं। इसका सबसे बड़ा फंक्शन है एलोकेशन ऑफ सेविंग्स, यानी आपका पैसा वहां पहुंचाना जहां बिजनेसेस को ग्रोथ के लिए उसकी जरूरत है, जो अल्टीमेटली देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मेन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला है इक्विटी शेयर्स। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं, जिसके बदले आपको डिविडेंड्स और वोटिंग राइट्स मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है डेट सिक्योरिटीज, जैसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। ये इक्विटी से अलग है। यहाँ आप कंपनी को पैसा उधार यानी लोन दे रहे होते हैं। बदले में कंपनी आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है और टाइम पूरा होने पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करती है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस भी हैं। एक है डेरिवेटिव्स, जैसे फ्यूचर्स या ऑप्शंस। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी अपनी वैल्यू नहीं होती, बल्कि इनकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे कोई शेयर या कमोडिटी से डिराइव होती है। और अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स पिक करने में कंफर्टेबल नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स एक ग्रेट ऑप्शन है। ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करके शेयर्स और बॉन्ड्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है ताकि आपका रिस्क मैनेज हो सके। स्टॉक मार्केट में एंटर करने के दो मेन दरवाजे या गेटवेज हैं। यहाँ पर हम इन्हें डिटेल में समझेंगे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की, जिसे हम न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं। यहाँ कंपनी सीधा पब्लिक से नए फंड्स रेज करती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसका प्रोसेस होता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर या एफपीओ के थ्रू सिक्योरिटीज इशू करना। इसका एनालॉजी सिंपल है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप फैक्ट्री या शोरूम से सीधा एक ब्रांड न्यू कार खरीदते हैं। अब आता है दूसरा गेटवे, सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम आम बोलचाल में स्टॉक मार्केट कहते हैं। जब आईपीओ खत्म हो जाता है और शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं, तब वो यहाँ ट्रेड होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आप कंपनी से डील नहीं कर रहे, बल्कि इन्वेस्टर्स आपस में ही एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बाय और सेल करते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन यानी मुनाफा कमाने के लिए। इसका एनालॉजी ये है कि जैसे आप एक मार्केट प्लेस में प्री ओन्ड कार खरीदते या बेचते हैं। यहाँ गाड़ी वही है, बस ओनर बदल रहा है। स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम्स इस डिफरेंस को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। प्राइमरी मार्केट में पैसा और शेयर्स का फ्लो कंपनी से इन्वेस्टर की तरफ होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में फ्लो इन्वेस्टर से इन्वेस्टर की तरफ होता है। एज एन इन्वेस्टर ये समझना ज़रूरी है कि जब आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो आप कंपनी की कैपिटल बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं। इन दोनों मार्केट्स का रोल अलग है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में दोनों स्टेप्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे द पिलर्स ऑफ द मार्केट इकोसिस्टम की। मार्केट कोई अकेली बिल्डिंग नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशंस का एक पूरा नेटवर्क है जो इंश्योर करता है कि आपकी इन्वेस्टिंग स्मूथ और सिक्योर रहे। सबसे पहला पिलर है स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे एनएससी और बीएससी। इन्हें आप द मार्केट प्लेस समझ सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां एक्चुअली सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग होती है। बिना इनके बायर्स और सेलर्स का एक दूसरे को ढूंढना और फेयर प्राइस डिसाइड करना नामुमकिन होगा। मार्केट तक पहुंचने के लिए आपको मार्केट इंटरमीडियरीज की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके गाइड्स होते हैं। आप डायरेक्ट एक्सचेंज पर जाकर ट्रेड नहीं कर सकते। आपको स्टॉक ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स डीपीज के थ्रू जाना पड़ता है, जो आपके डायरेक्ट एक्सेस पॉइंट्स है। इसके बाद आते हैं डिपॉजिटरीज, जो मार्केट के डिजिटल वॉल्ट्स यानी तिजोरी हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्हीं डिपॉजिटरीज सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास सेफ रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक में आपका पैसा सेफ रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, जिन्हें हम द गारंटर कहते हैं। सोचिए, अगर आपने पैसे दे दिए पर शेयर नहीं मिले या शेयर बेच दिए पर पैसे नहीं आए। क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम यही रिस्क खत्म करना है। वो हर ट्रेड की सेटलमेंट की गारंटी लेते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि बायर को सिक्योरिटीज मिले और सेलर को पैसा मिले। ये चारों पिलर्स मिलकर इंडियन मार्केट को वर्ल्ड क्लास और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं।
स्टूडेंट्स, प्रॉफिट की बात तो सब करते हैं, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो पहले रिस्क को समझे। मार्केट का एक सिंपल सच है, हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क जुड़ा होता है, यानी उसकी इनहेरेंट वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन इससे डरना नहीं है, क्योंकि रिस्क को समझना ही उन्हें मैनेज करने का पहला स्टेप है। आज हम उन अलग अलग तरह के इनविजिबल दुश्मनों यानी रिस्क को डी कोड करेंगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आ सकते हैं, ताकि आप उनके लिए तैयार रहें। सबसे पहले रिस्क्स को दो लेवल्स पर देखते हैं। एक है मार्केट रिस्क, जो पूरे मार्केट या इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, जैसे रिसेशन या वॉर। इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब पर असर डालता है। दूसरा है बिजनेस रिस्क, जो स्पेसिफिक कंपनी से जुड़ा होता है। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट खराब हो जाए या बिजनेस मॉडल फेल हो जाए, तो सिर्फ उसका स्टॉक गिरेगा। इसके साथ ही आता है वॉलेटिलिटी रिस्क, जिसका मतलब है प्राइसेस का अचानक और तेजी से ऊपर नीचे होना। नए इन्वेस्टर्स अक्सर इस प्राइस फ्लक्चुएशन को देखकर पैनिक कर जाते हैं। कुछ रिस्क्स ऐसे होते हैं जो शोर नहीं मचाते, पर आपकी वेल्थ को चुपके से खा जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा है इन्फ्लेशन रिस्क। अगर आपका रिटर्न महंगाई यानी इन्फ्लेशन से कम है, तो एक्चुअल में आपकी परचेसिंग पावर कम हो रही है। फिर है लिक्विडिटी रिस्क। इमेजिन कीजिए आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, पर आप अपना शेयर बेच नहीं पा रहे बिना भारी डिस्काउंट दिए। इसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। और फाइनली, अगर आप फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो करेंसी रिस्क आता है, जहां फॉरेन एक्सचेंज रेट्स बदलने से आपको नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपकी सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी गियर की। इस स्लाइड का फोकस है मिटिगेटिंग रिस्क, और इसका सबसे पावरफुल और कोर स्ट्रैटेजी है एसेट एलोकेशन। मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करने का एक ही गोल्डन रूल है, जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए, क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गई तो सब कुछ टूट जाएगा। ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? इसका जवाब है डाइवर्सिफिकेशन। इसका सिंपल मतलब है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फैलाना, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी और डेट में डिस्ट्रीब्यूट करना। लॉजिक सिंपल है, जब आप ऐसा करते हैं तो अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्म करे, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पूरे पोर्टफोलियो पर बहुत कम पड़ता है। एक गिर भी गया तो बाकी इन्वेस्टमेंट्स उस लॉस को कवर कर लेती हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो डाइवर्सिफिकेशन आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क मैनेज करने में मदद करता है। ये वो रिस्क है जो किसी स्पेसिफिक कंपनी या इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। स्क्रीन पर दी गई इमेजेस इस कॉन्सेप्ट को परफेक्ट तरीके से समझाती हैं। पहली इमेज में सारे एग्स एक बास्केट में हैं। ये हाई रिस्क और कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच है। दूसरी इमेज में एग्स अलग अलग बास्केट्स में हैं। ये लोअर रिस्क और डाइवर्सिफाइड अप्रोच है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा दूसरा रास्ता चुनता है। स्टूडेंट्स, अब हम इन्वेस्टर्स की टूल किट को एक्सप्लोर करेंगे। इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 3 स्पेसिफिक अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। आजकल बहुत से बैंक्स और ब्रोकर्स इन्हें एक साथ ऑफर करते हैं, जिसे हम अक्सर 3-in-1 अकाउंट कहते हैं। ये तीनों अकाउंट्स मिलकर आपके फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस बनाते हैं, और बिना इनके आप मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चलिए इनके रोल्स को समझते हैं। सबसे पहला पिलर है आपका बैंक अकाउंट। ये आपके सारे फंड ट्रांजैक्शंस की फाउंडेशन है, यानी यहाँ से ही पैसा मार्केट में जाएगा, पे इन, और प्रॉफिट वापस आएगा, पे आउट। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ये अकाउंट एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के पास खुलता है। इसका काम सिर्फ एक है, स्टॉक एक्सचेंज पर बाय और सेल ऑर्डर्स प्लेस करना। सोच लीजिए कि बैंक अकाउंट आपका वॉलेट है और ट्रेडिंग अकाउंट आपका ट्रांजैक्शन टर्मिनल है। तीसरा और सबसे यूनिक अकाउंट है डीमैट अकाउंट। डीमैट शॉर्ट फॉर्म है डीमटेरियलाइज्ड का। ये अकाउंट एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ खुलता है, और इसका मेन फंक्शन है आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ होल्ड करना। कंफ्यूज मत होइएगा, जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो ऑर्डर ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू लगता है, लेकिन वो शेयर्स आकर स्टोर होते हैं आपके डीमैट अकाउंट में। तो याद रखिए, बैंक पैसे के लिए, ट्रेडिंग ऑर्डर के लिए और डीमैट स्टोरेज के लिए। स्टूडेंट्स, जैसे विदेश ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट जरूरी है, वैसे ही सिक्योरिटीज मार्केट में एंटर करने के लिए KYC यानी नो योर क्लाइंट जरूरी है। इस प्रोसेस को योर मार्केट पासपोर्ट कहता है।
ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर एक मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है। इसका मेन मकसद है मार्केट की इंटेग्रिटी को बनाए रखना और ये इंश्योर करना कि मार्केट में कोई भी गलत एक्टिविटीज यानी इलिसिट एक्टिविटीज न हो सके। बेसिकली ये सिस्टम को क्लीन रखने का तरीका है। केवाईसी प्रोसेस सिंपल है लेकिन पावरफुल है। आपको अपना पैन कार्ड और कुछ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स यानी OVD सबमिट करने होते हैं जो आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस को प्रूव करें। एक बार जब इंटरमीडियरी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेता है तो आपको एक KIN यानी KYC आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये एक वन टाइम प्रोसेस है। एक बार KYC हो गया तो ये सभी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के पास वैलिड रहेगा। आपको हर नए ब्रोकर या म्यूचुअल फंड के पास बार बार सेम डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के डिजिटल दौर में आपको लाइंस में लगने की जरूरत नहीं है। बुकलेट में eKYC का जिक्र किया गया है, जो एक मॉडर्न और फास्ट ऑप्शन है। आप घर बैठे आधार या डिजीलॉकर का यूज करके डिजिटली अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो इन पर्सन वेरिफिकेशन पहले फिजिकल होती थी वो अब एक सिंपल वीडियो कॉल के थ्रू हो सकती है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, मार्केट के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। एक्सेस ग्रांटेड। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल से। क्या मार्केट में एंटर करना महंगा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट, जिसे शॉर्ट में BSDA कहते हैं। ये एक लो कॉस्ट अकाउंट है जो स्पेसिफिकली स्मॉलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद है डीमैट चार्जेस को कम रखना ताकि छोटे पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर्स पर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े और वो आसानी से मार्केट में एंटर कर सके। अब सवाल ये है कि BSDA का फायदा कौन उठा सकता है? इसकी एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। आपके पास सिर्फ एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और उस अकाउंट में सिक्योरिटीज की टोटल वैल्यू किसी भी वक्त 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस लिमिट के अंदर हैं तो चार्जेस का मैजिक देखिए। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 रुपए तक है तो आपको 0 AMC देना है, यानी अकाउंट मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री। और अगर होल्डिंग्स 50,000 1 से 2 लाख रुपए के बीच है तो मैक्सिमम चार्ज सिर्फ 100 रुपए साल का हो सकता है। इसलिए बुकलेट इसे एक प्रो टिप या कॉस्ट सेवर कहती है। नए इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी स्मॉल पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं, ये एक एक्सीलेंट ऑप्शन है अपनी कॉस्ट्स बचाने का। वैसे तो डेट सिक्योरिटीज के लिए अलग स्लैब्स होते हैं, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए ये रूल स्टैंडर्ड है। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अननेसेसरी हाई फीस देने की जरूरत नहीं है। अपने ब्रोकर से BSDA फैसिलिटी के बारे में जरूर पूछें। स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत सेंसिटिव और टेक्निकल टॉपिक डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ अटर्नी यानी POA। इसका टाइटल है ऑथराइजिंग अ को पायलट। इमेजिन कीजिए आप प्लेन उड़ा रहे हैं। कभी कभी आपको को पायलट की जरूरत पड़ती है कंट्रोल संभालने के लिए। वैसे ही POA एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपके ब्रोकर या DP को ऑथराइज करता है कि वो आपके डीमैट और बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सके। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑथराइजेशन अनलिमिटेड नहीं होती। ये सिर्फ एक लिमिटेड पर्पस के लिए होती है, जो है आपके ट्रेड सेटलमेंट्स को फैसिलिटेट करना। मार्केट में एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अकाउंट खोलने के लिए POA देना जरूरी है। स्क्रीन पर बड़ा बड़ा स्टैम्प देखिए, ऑप्शनल एंड वॉलंटरी। इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। एज एन इन्वेस्टर आपके पास पूरे राइट्स हैं कि आप सिर्फ स्पेसिफिक और लिमिटेड पावर्स ही ग्रांट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब चाहें इस POA को रिवोक यानी कि कैंसिल कर सकते हैं। कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहता है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ब्रोकर को आपके फंड्स एक्सेस करने की पावर देता है, इसके साथ क्रिटिकल प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 1, साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। अक्सर हम टर्म्स एंड कंडीशंस स्किप कर देते हैं, पर यहाँ ये गलती ना करें। और रूल नंबर 2, जो सबसे क्रूशियल है, नेवर साइन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कभी भी खाली कागज पर साइन करके अपने ब्रोकर को मत दीजिए। हमेशा इंश्योर करें कि सारी डिटेल्स भरी हुई हों ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि हमारे लव्ड वंस के फ्यूचर के लिए भी होती है। अब हम बात करेंगे सिक्योरिंग योर लेगेसी के बारे में, जिसका की है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन वो फैसिलिटी है जो आपको अलाउ करती है कि आप किसी पर्सन यानी नॉमिनी को अपॉइंट करें जो आपकी डेथ के इवेंट में आपके डीमैट अकाउंट की सिक्योरिटीज क्लेम कर सके। सरल भाषा में ये डिसाइड करना कि मेरे बाद मेरी मेहनत की कमाई किसके पास जाएगी। ये ज़रूरी क्यों है? इसका सिंपल आंसर है
पीस ऑफ माइंड। अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो एसेट्स का ट्रांसफर आपके लव्ड वंस के पास स्मूथ, सीमलेस और हैसल फ्री होता है। अगर नॉमिनेशन नहीं किया तो आपके फैमिली मेंबर्स को लेंथी लीगल प्रोसीजर्स, कोर्ट के चक्कर और पेपरवर्क से गुजरना पड़ सकता है क्लेम लेने के लिए। हम वेल्थ क्रिएट करते हैं उनकी लाइफ आसान बनाने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए नहीं। सिस्टम आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप अपने डीमैट अकाउंट के लिए सिर्फ एक ही नहीं बल्कि वन और मोर पर्सन्स को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। बुकलेट की क्लियर एडवाइस ये है, अवेल द नॉमिनेशन फैसिलिटी फॉर ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो बैंक हो, म्यूचुअल फंड हो या डीमैट अकाउंट। आज ही चेक करें कि क्या आपने अपना नॉमिनी ऐड किया है या नहीं, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ कल बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अब हम इन्वेस्टिंग के प्रैक्टिकल मैदान में उतर रहे हैं। पहला रास्ता है पाथ 1, इन्वेस्टिंग एट द सोर्स, जिसे टेक्निकल भाषा में प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। यहाँ कॉन्सेप्ट सिंपल है। आप शेयर्स किसी दूसरे इन्वेस्टर से नहीं बल्कि सीधा कंपनी से खरीद रहे हैं जब वो पब्लिक से फंड्स रेज करने आती है। इस प्रोसेस को हम आमतौर पर आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर या एफपीओ के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च होते ही सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीदना। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? जब कंपनी का इशू ओपन होता है तब आपका रोल शुरू होता है। आपको शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद आता है सबसे क्रूशल स्टेप, अलॉटमेंट एंड क्रेडिट। अगर कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करती है तो वो सीधे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग पैसा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। यानी शेयर्स आपकी डिजिटल तिजोरी डीमैट में सेफ पहुंच जाते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इशू क्लोज होने के 6 वर्किंग डेज के अंदर वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। लिस्टिंग का मतलब है कि अब वो शेयर्स ओपन मार्केट में आ गए हैं और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ प्राइमरी मार्केट का रोल खत्म होता है और रेगुलर स्टॉक मार्केट का रोल शुरू होता है। तो याद रखें, आईपीओ एक एंट्री गेट है जहां आप सब्सक्राइबर बनते हैं और लिस्टिंग के बाद आप वही शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करना कोई लॉटरी नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे हम दी आईपीओ प्लेबुक कहते हैं। इसका सबसे पहला रूल है डू योर होमवर्क। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसका ऑफर डॉक्यूमेंट यानी प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ें। इसमें कंपनी के बिजनेस, उनके फाइनेंशियल्स और सबसे ज़रूरी रिस्क्स की डिटेल्स होती हैं। जब आप अपनी रिसर्च से संतुष्ट हो जाएं, तब आप अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, अप्लाई फॉर शेयर्स। आप अपने ब्रोकर या बैंक के थ्रू फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए हम ASBA फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में एक बहुत ही यूनिक सेफ्टी फीचर है, फंड्स आर ब्लॉक्ड। जब आप अप्लाई करते हैं तो पैसा तुरंत आपके अकाउंट से कटिंग नहीं होता। इसके बजाय वो अमाउंट आपके ही बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि पैसा फिजिकली आपके अकाउंट से बाहर नहीं गया है, बस आप उस स्पेसिफिक अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते जब तक आईपीओ का रिजल्ट ना आ जाए। ये मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि आपका पैसा तब तक आपके पास ही रहे जब तक फाइनल डिसीजन ना हो। प्रोसेस सिंपल, ट्रांसपेरेंट और सेफ है। स्टूडेंट्स, पिछले स्लाइड पर हमने ब्लॉकिंग की बात की थी। अब हम उस सिस्टम को डिटेल में समझेंगे जिसका नाम है ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये अब पब्लिक इश्यूज के लिए एक मैंडेटरी प्रोसेस बन चुका है। ASBA ने आईपीओ मार्केट में अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एप्लीकेशन मनी आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है, बस वो ब्लॉक हो जाता है जब तक अलॉटमेंट फाइनलाइज ना हो। यानी पैसा आपकी आंखों के सामने है, बस लॉक्ड है। ASBA की असली वैल्यू समझने के लिए हमें बिफोर ASBA वाले दौर को देखना होगा। पहले जब आप अप्लाई करते थे तो पैसा तुरंत आपके अकाउंट से निकल जाता था। इसका नुकसान ये था कि उस पैसे पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता था और अगर शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो रिफंड आने में काफ़ी डिलेज होते थे। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा हैसल था क्योंकि उनका पैसा महीनों तक बिना किसी रिटर्न के अटक सकता था। लेकिन अब विद ASBA सिनेरियो बिल्कुल इन्वेस्टर फ्रेंडली है। सबसे बड़ा फायदा, फंड्स रिमेन योर्स। पैसा आपके अकाउंट में ही रहता है, जिसका मतलब है कि आप उस ब्लॉक्ड अमाउंट पर भी तब तक इंटरेस्ट अर्न करते रहते हैं जब तक अलॉटमेंट प्रोसेस चल रहा है। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो नो रिफंड हैसल्स, वो ब्लॉक सिंपली हटा दिया जाता है और पैसा तुरंत यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। ये प्रोसेस फास्ट है, सेफ है और आपके पैसे को आइडल नहीं रहने देता। स्टूडेंट्स, प्राइमरी मार्केट में हमने कंपनी से शेयर्स लिए। अब हम आते हैं पाथ 2, ट्रेडिंग ऑन दी एक्सचेंज, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं।
ये वो जगह है जहां ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स जैसे बीएससी या एनएससी पर खरीदे और बेचे जाते हैं। प्राइमरी मार्केट से यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है कि you're ट्रेडिंग विद अदर इन्वेस्टर्स, नॉट द कंपनी। कंपनी अपना काम करके जा चुकी है, अब वो शेयर्स इन्वेस्टर्स के बीच में ही घूमते रहते हैं। जब आप यहाँ शेयर खरीदते हैं तो आप किसी और इन्वेस्टर से ले रहे होते हैं, कंपनी से नहीं। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम को देखिए। यहाँ इन्वेस्टर ए शेयर्स दे रहा है और इन्वेस्टर बी पैसे दे रहा है। इन दोनों अनजान लोगों के बीच में खड़ा है स्टॉक एक्सचेंज, जो इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट और सिक्योर करता है। ये मार्केट का कोर फंक्शन है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, यानी जब भी आप बेचना चाहे कोई ना कोई खरीदने वाला मौजूद हो और जब खरीदना चाहे कोई बेचने वाला हो। सवाल ये है कि आप इस मार्केट में ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। बुकलेट में इसके 3 मेन तरीके बताए गए हैं। आजकल सबसे पॉपुलर और आसान है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी अपने मोबाइल ऐप या वेब ब्राउज़र के थ्रू खुद ऑर्डर लगाना। अगर आप इंटरनेट से कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, जहां आप फ़ोन पर अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और तीसरा तरीका जो ट्रेडिशनल है, इन पर्सन, यानी ब्रोकर के ऑफिस जाकर फिजिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करवाना। आप कोई भी मेथड चूज करें, डेस्टिनेशन स्टॉक एक्सचेंज ही है। स्टूडेंट्स, मार्केट में ट्रेडिंग मंडे से फ्राइडे होती है, लेकिन ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि सेटलमेंट तुरंत हो गया। इस पेज पर हम द मार्केट्स रिदम को समझेंगे, जिसे टेक्निकली T+2 सेटलमेंट साइकिल कहा जाता है। यहाँ T का मतलब है ट्रेड डे, यानी वो दिन जब आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। इंडिया में रोलिंग सेटलमेंट फॉलो होता है, जिसका मतलब है कि अगर आपने आज कुछ खरीदा है तो उसका फाइनल लेन देन या सेटलमेंट आज नहीं बल्कि 2 वर्किंग डेज के बाद कंप्लीट होगा। चलिए इस कैलेंडर को ब्रेक डाउन करते हैं। मान लीजिए डे 1 यानी T मंडे है, जब आपने शेयर्स बाय या सेल किए। अगला दिन डे 2 यानी T+1 प्रोसेसिंग डे होता है। हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बैकएंड पर एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस ट्रेड कंफर्म कर रहे होते हैं और ब्रोकर से पेन कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये वो क्रूशल स्टेप है जहां सिस्टम तैयारी करता है कि सिक्योरिटीज और पैसा सही जगह पहुंचे। तीसरा दिन डे 3 यानी T+2 होता है असली सेटलमेंट डे। अगर आपने शेयर्स बाय किए हैं तो इस दिन आपके बैंक अकाउंट से फंड्स डेबिट होंगे और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपने शेयर्स सेल किए हैं तो इस दिन शेयर्स आपके डीमैट से निकल जाएंगे और मुनाफा यानी फंड्स आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो याद रखिए, मार्केट में सौदा आज होता है पर हिसाब 2 दिन बाद पूरा होता है। स्टूडेंट्स, जब हम मार्केट से सामान खरीदते हैं तो बिल मांगना नहीं भूलते, राइट? स्टॉक मार्केट में वही बिल है कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये आपका ऑफिशियल ट्रेड रिसीट है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको देता है ये कंफर्म करने के लिए कि उस दिन आपके बिहाफ पर कौन से ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं। रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के 24 घंटे के अंदर ये नोट इशू होना ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकल कॉपी हो या डिजिटली साइंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके ईमेल पर आए। इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ एक ईमेल समझकर इग्नोर मत कीजिएगा। बुकलेट क्लियरली कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके ट्रांजैक्शन का प्राइमरी लीगल एविडेंस है। अगर कल को आपके और ब्रोकर के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, कोई गलत ट्रेड लगता है या चार्जेस में कोई गड़बड़ दिखती है, तो यही डॉक्यूमेंट कोर्ट या आर्बिट्रेशन में आपका सबसे बड़ा सबूत बनेगा। इसलिए इसे हमेशा एक्यूरेसी के लिए चेक करें और अपने रिकॉर्ड्स के लिए संभाल कर रखें। प्रिजर्व इट फॉर योर रिकॉर्ड्स। अब सवाल है कि इसमें चेक क्या करना है। स्क्रीन पर दी गई इमेज को ध्यान से देखिए। सबसे पहले वेरीफाई करें कि ऑर्डर नंबर और ट्रेड टाइम सही है या नहीं। फिर चेक करें सिक्योरिटी नेम एंड क्वांटिटी, क्या वही शेयर खरीदा गया जो आपने कहा था। उसके बाद ट्रेड प्राइस मैच करें और फाइनली सबसे नीचे दिए गए चार्जेस सेक्शन को रिव्यू करें, जहां ब्रोकरेज, एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और जीएसटी की डिटेल्स होती है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अपना हिसाब क्लियर रखता है। स्टूडेंट्स, आजकल हमारे फ़ोन पर हर छोटी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है, तो मार्केट इन्वेस्टमेंट्स का क्यों नहीं।
इस स्लाइड पर हम बात करेंगे योर रियल टाइम वॉच टावर की, जो है एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स। स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज ने इन्वेस्टर्स के लिए ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की है। जब भी आपके ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्म करता है। इसका मतलब है कि आप मार्केट पर नजर रखें या ना रखें, मार्केट सिस्टम आपके अकाउंट पर नजर जरूर रखता है। ये अलर्ट सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी के खिलाफ। सोचिए, अगर आपने कोई ट्रेड नहीं किया और अचानक मैसेज आए कि डेबिट ऑफ 50 शेयर्स, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। ये अलर्ट्स आपको हेल्प करते हैं आपके फंड्स और सिक्योरिटीज के हर डेबिट और क्रेडिट को रियल टाइम में ट्रैक करने में। जैसे बैंक से पैसे कटने पर एसएमएस आता है, ठीक वैसे ही शेयर्स के मूवमेंट पर भी ये अलर्ट्स आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये सिस्टम तभी काम करेगा जब आप अपना फर्ज निभाएंगे। बुकलेट में एक्शन रिक्वायर्ड बिल्कुल क्लियर है। इंश्योर करें कि आपका करंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा आपके स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपडेटेड और रजिस्टर्ड हो। अगर आप नंबर बदलते हैं तो सबसे पहले यहाँ अपडेट करवाएं। और सबसे ज़रूरी एडवाइस, इन अलर्ट्स को जंक समझकर इग्नोर न करें, बल्कि इन पर इमीडिएट अटेंशन पे करें। आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपको बड़े फ्रॉड से बचा सकती है। स्टूडेंट्स, अब हम एक ऐसे फीचर की बात करेंगे जो स्पेसिफिकली एक्टिव ट्रेडर्स की लाइफ आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पेज का टॉपिक है रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन। अगर आप रोज़ाना या फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग करते हैं, तो हर ट्रेड के लिए बार बार पैसे ट्रांसफ़र करना और हर सेल के बाद पैसे वापस बैंक में लेना टीडीएस हो सकता है। ये ऑथराइजेशन आपके ब्रोकर को अलाउ करता है कि वो आपके फंड्स और सिक्योरिटीज़ को एक रनिंग अकाउंट में होल्ड करें, ताकि अगले ट्रेड का सेटलमेंट फास्ट और स्मूथ हो सके। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये फीचर मैंडेटरी नहीं है। बुकलेट पर बड़ा सा ऑप्शनल स्टैंप लगा हुआ है। ये फैसिलिटी पूरी तरह से वॉलंटरी है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है जो मार्केट में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो कभी कभार इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। और सबसे अच्छी बात, आप जब चाहें इस ऑथराइजेशन को रिवोक कर सकते हैं, यानी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन क्या ब्रोकर आपका पैसा हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है? बिल्कुल नहीं। सेबी ने यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड लगाया है, जिसे मैंडेटरी सेटलमेंट कहते हैं। आपके ब्रोकर को कंपल्सरीली आपका अकाउंट सेटल करना पड़ता है, यानी जो भी अनयूज्ड या आइडल फंड्स उनके पास पड़े हैं, वो उन्हें वापस आपके बैंक अकाउंट में भेजने होंगे। आप चूज कर सकते हैं कि ये सेटलमेंट हर 30 डेज में हो या हर 90 डेज में। ये रूल इंश्योर करता है कि आपका पैसा अननेसेसरीली ब्रोकर के पास ना अटका रहे। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक पुरानी कहावत है, ट्रस्ट बट ऑलवेज वेरीफाई, यानी भरोसा करो पर चेक जरूर करो। इस स्लाइड पर हम एक ऐसे पावरफुल टूल की बात करेंगे जो आपको ब्रोकर पर कंप्लीटली डिपेंड होने से बचाता है। स्टॉक एक्सचेंजेस आपको अपनी वेबसाइट्स पर एक फैसिलिटी देते हैं जहां आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हैं कि जो ट्रेड्स आपके ब्रोकर ने बताए हैं, क्या वो सच में एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट हुए हैं या नहीं। ये क्रॉस चेकिंग का सबसे रिलायबल तरीका है। इस फैसिलिटी को यूज करना बहुत आसान है। आपको बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। स्टेप 2, अपनी डिटेल्स एंटर करें, जैसे कि आपका पैन नंबर। स्टेप 3, वेरीफाई करें। स्क्रीन पर आपको वो सारे ट्रेड्स दिख जाएंगे जो आपके क्लाइंट कोड के अंडर उस दिन एग्जीक्यूट किए गए थे। बस एक बात का ध्यान रखिए, ये डेटा यूजुअली T+1 डे यानी ट्रेड के अगले दिन पर अवेलेबल होता है, तो आप नेक्स्ट डे जाकर चेक कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट नोट तो मिल ही गया, तो इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है कॉन्फर्मेशन की। ये टूल इंश्योर करता है कि आपके अकाउंट में सिर्फ वही ट्रेड्स हुए हैं जो आपने ऑथराइज किए थे। अगर ब्रोकर की तरफ से कोई गलती हुई हो या कोई अनऑथराइज ट्रेड किया गया हो, तो ये फैसिलिटी आपको तुरंत सच्चाई बता देगी। ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट का फैक्ट चेक है, इसलिए आदत डालें कि बीच बीच में अपने ट्रेड्स को यहाँ क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। स्टूडेंट्स, जब हम रियल लाइफ में कोई बड़ा सौदा करते हैं, तो अक्सर हमें टोकन मनी या एडवांस देना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में इसी कॉन्सेप्ट को मार्जिन कहते हैं। मार्जिन वो अमाउंट है, चाहे पैसा हो या सिक्योरिटीज, जो आपका ब्रोकर आपसे कलेक्ट करता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। ये एक तरह का कमिटमेंट है जो प्रूव करता है कि आप इस ट्रेड को लेकर सीरियस हैं और आपके पास कैपेसिटी है ट्रांजैक्शन पूरा करने की। इस मार्जिन की ज़रूरत क्यों है? इसका मेन पर्पस है रिस्क मिटिगेशन,
इमेजिन कीजिए, मार्केट में किसी ने शेयर खरीद लिए पर बाद में पैसे देने से मना कर दिया, या शेयर बेच दिए पर डिलीवरी नहीं दी। ऐसी सिचुएशन में ब्रोकर और पूरे मार्केट सिस्टम को नुकसान हो सकता है। मार्जिन एक सेफ्टी डिपॉजिट की तरह काम करता है, जो इंश्योर करता है कि अगर इन्वेस्टर डिफॉल्ट करे तो सिस्टम कोलैप्स ना हो। ये ब्रोकर को भी प्रोटेक्ट करता है और मार्केट के सिस्टम को भी सिक्योर रखता है। आप मार्जिन कैसे पे कर सकते हैं? बुकलेट के मुताबिक इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला और सिंपल तरीका है कैश, यानी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करना। दूसरा स्मार्ट तरीका है प्लेजिंग सिक्योरिटीज। अगर आपके डीमैट अकाउंट में पहले से शेयर्स पड़े हैं तो आप उन्हें ब्रोकर के फेवर में प्लेज यानी गिरवी रखकर भी मार्जिन लिमिट ले सकते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे आपका कैश या प्लेज सिक्योरिटीज ब्रोकर के पास जाता है और तभी ब्रोकर एक्सचेंज पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन करता है। स्टूडेंट्स, जैसे बैंक हमें हर महीने स्टेटमेंट भेजता है, वैसे ही सिक्योरिटीज मार्केट में भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। एज एन इन्वेस्टर ये आपका हक है कि आपको अपने इंटरमीडियरीज से रेगुलर और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स मिले। ये डॉक्यूमेंट्स आपके फाइनेंशियल हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड होते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं और बताते हैं कि आपका पैसा और शेयर्स कहाँ और कितने सेफ हैं। आपको मेनली 2 तरह के स्टेटमेंट्स मिलेंगे। पहला आता है आपके स्टॉक ब्रोकर से। ये स्टेटमेंट आपके फंड्स और सिक्योरिटीज का लेजर होता है। इसमें ब्रोकर के पास आपके सारे ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस दिखाई देते हैं। स्पेसिफिकली आप एंटाइटल्ड हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी 31 मार्च को आपको स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस मिले। दूसरा स्टेटमेंट आता है आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी से। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग्स है, जो एग्जैक्टली बताता है कि आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कौन से शेयर्स हैं और कोई डेबिट या क्रेडिट हुआ है या नहीं। इन स्टेटमेंट्स का बस ईमेल पर आना काफ़ी नहीं है, उन्हें ओपन करके पढ़ना भी ज़रूरी है। बुकलेट में योर एक्शन बिल्कुल क्लियर है। रेगुलरली रिव्यू दी स्टेटमेंट्स। इन्हें अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स और उन कॉन्ट्रैक्ट नोट्स से मैच करें जो हमने पहले डिस्कस किए थे। इस प्रोसेस को रिकंसिलिएशन कहते हैं। अगर स्टेटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नोट में कोई मिसमैच दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। ये छोटी सी आदत आपको किसी भी पोटेंशियल एरर या फ्रॉड से बचा सकती है। स्टूडेंट्स, अभी हमने अलग अलग स्टेटमेंट्स की बात की, लेकिन क्या हो अगर आपको अपनी पूरी फाइनेंशियल हेल्थ एक ही जगह देखनी हो? अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं CAS यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। पहले आपको म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग स्टेटमेंट देखना पड़ता था और डीमैट शेयर्स के लिए अलग। CAS वो सिंगल डॉक्यूमेंट है जो आपके अलग अलग एसेट क्लासेस और इंटरमीडियरीज के इन्वेस्टमेंट्स को कंसोलिडेट करके एक जगह ले आता है। ये आपके पूरे पोर्टफोलियो का बिग पिक्चर व्यू है। ये काम कैसे करता है? स्क्रीन पर दिए गए फनल डायग्राम को देखिए। आपके म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स, आपका डीमैट अकाउंट 1 और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट 2 भी है, ये सब मिलकर CAS में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि इस एक स्टेटमेंट में आपको अपनी सारी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और सारी सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा जो डीमैट में है, वो सब एक साथ दिखाई देंगे। अब आपको वेल्थ कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर लेकर अलग अलग पेपर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सवाल यह है कि सिस्टम को कैसे पता चलता है कि ये सब अकाउंट्स आपके ही हैं? इसका सीक्रेट है आपका पैन कार्ड। CAS जनरेट करने के लिए एक बहुत ज़रूरी प्री-रेक्विजिट है। आपका पैन नंबर आपके सभी डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड फोलियोज में करेक्टली अपडेटेड होना चाहिए। अगर पैन मैच करेगा तभी कंसोलिडेशन होगा। और ये स्टेटमेंट आपको कैसे मिलेगा? अगर आपने महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो ये ऑटोमेटिकली मंथली बेसिस पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम मार्केट के थोड़े कॉम्प्लेक्स हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है। डेरिवेटिव्स बेसिकली वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस, जिनकी अपनी खुद की कोई स्वतंत्र वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू डिराइव होती है, यानी निकलकर आती है किसी अंडरलाइंग एसेट से। ये अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई स्टॉक, कमोडिटी जैसे गोल्ड या सिल्वर, या करेंसी। अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बदलेगा तो डेरिवेटिव का प्राइस भी बदलेगा। इन इंस्ट्रूमेंट्स को ओरिजिनली बनाया क्यों गया था? इसका प्राइमरी यूज केस है हेजिंग। हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है।
इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ जा सकता है, यानी एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स, तो आप डेरिवेटिव्स का यूज करके उस रिस्क को ऑफसेट या बैलेंस कर सकते हैं। ये एक तरह से इंश्योरेंस लेने जैसा है, ताकि अगर मार्केट गिरे तो डेरिवेटिव से होने वाला प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो के लॉस को कवर कर सके। लेकिन नए इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। डेरिवेटिव्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क प्रोडक्ट्स होते हैं। इनमें पैसा जितनी तेजी से बनता है उतनी ही तेजी से खत्म भी हो सकता है। बुकलेट क्लियरली एडवाइस करती है, नॉट फॉर बिगिनर्स। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और मार्केट में नए हैं तो जनरली ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए रेकमेंड नहीं किए जाते। पहले कैश मार्केट यानी स्टॉक्स को समझें, उसके बाद ही इस एडवांस टेरिटरी में कदम रखें। स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स पिक करने में एक्सपर्ट नहीं हैं या आपके पास रिसर्च का टाइम नहीं है तो घबराइए मत। हमारा सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड्स। इसका टाइटल ही है डाइवर्सिफिकेशन मेड इजी। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फाइनेंशियल व्हीकल है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करता है, पूल्स मनी। फिर इस बड़े अमाउंट को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है, जो अपनी एक्सपर्टीज यूज करके इस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। यानी मेहनत मैनेजर की और मुनाफा आपका। म्यूचुअल फंड्स काफी तरह के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पैसा कहाँ लग रहा है। सबसे कॉमन है इक्विटी स्कीम्स, जो प्राइमरीली स्टॉक मार्केट यानी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। दूसरे हैं डेट स्कीम्स, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बॉन्ड्स। ये उन लोगों के लिए हैं जो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हैं। और अगर आपको ग्रोथ और सेफ्टी दोनों का बैलेंस चाहिए तो हाइब्रिड स्कीम्स हैं, जो इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स ऑफर करते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टाइल ही नहीं, बल्कि आपके लाइफ गोल्स के हिसाब से भी स्कीम्स अवेलेबल हैं। इन्हें हम सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स कहते हैं। ये स्पेसिफिकली डिजाइन की गई हैं गोल्स के लिए, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या चिल्ड्रंस एजुकेशन। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स और सेक्टोरल फंड्स जैसे ऑप्शंस भी अदर स्कीम्स कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड की दुनिया में हर तरह के इन्वेस्टर की जरूरत के लिए एक सही प्रोडक्ट मौजूद है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कैसे करें? सबसे पहला स्टेप वही है जो हमने स्टॉक्स के लिए देखा था, कंप्लीट योर केवाईसी। ये वही सेम वन टाइम प्रोसेस है। अगर आपने स्टॉक्स के लिए पहले ही केवाईसी करवा लिया है तो म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि एंट्री बैरियर बहुत कम है और आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। अगला स्टेप सबसे क्रिटिकल है, चूज अ स्कीम। मार्केट में हज़ारों स्कीम्स हैं, इसलिए आंख बंद करके इन्वेस्ट ना करें। वो स्कीम सिलेक्ट करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स यानी लक्ष्य, इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, और रिस्क एपेटाइट के साथ मैच करती हो। बुकलेट यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन करती है कि आपको रिस्क को मीटा रेफर करना चाहिए, जो हम अगले पेज पर डिटेल में देखेंगे, ताकि आप रिस्क को समझ सकें। सही चुनाव ही सफलता की कुंजी है। फाइनली जब पैसे लगाने की बारी आती है तो आपके पास दो पावरफुल ऑप्शंस है। पहला है लंप सम, जिसका मतलब है एक बार में एक सिंगल अमाउंट इन्वेस्ट करना। लेकिन वेल्थ क्रिएशन का सुपरस्टार है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। एसआईपी में आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हर महीने। बुकलेट इसे डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल टूल मानती है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती, बस डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। स्टूडेंट्स, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो स्पीडोमीटर पर नजर रखते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त रिस्कोमीटर देखना जरूरी है। अब हम इस क्रिटिकल टूल को समझेंगे। सेबी का ये क्लियर मैंडेट है कि हर म्यूचुअल फंड स्कीम को एक स्टैंडर्डाइज्ड रिस्कोमीटर के थ्रू अपना रिस्क लेवल डिस्प्ले करना ही पड़ेगा। ये कोई फैंसी डिजाइन नहीं है, बल्कि एक मैंडेटरी लेबल है जो आपको पहले ही बता देता है कि आप किस तरह के खतरे में कदम रख रहे हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? ये आपको इंस्टेंटली गेज करने में मदद करता है कि फंड का रिस्क लेवल क्या है, ताकि आप इसे अपनी पर्सनल रिस्क टॉलरेंस के साथ मैच कर सकें। अक्सर इन्वेस्टर्स गलती करते हैं, वो हाई रिटर्न्स के चक्कर में हाई रिस्क फंड ले लेते हैं, जबकि उनकी एपेटाइट लो रिस्क की होती है, और बाद में पैनिक करते हैं। रिस्कोमीटर आपको इस मिसमैच से बचाता है। आप एक नज़र में समझ सकते हैं कि ये फंड आपके कंफर्ट जोन में है या नहीं।
इस मीटर पर टोटल 6 स्टैंडर्डाइज्ड लेवल्स होते हैं जो रिस्क को डिफाइन करते हैं। स्केल शुरू होता है लो से, फिर बढ़ता है लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई और फाइनली सबसे ऊपर आता है वेरी हाई। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो लो या लो टू मॉडरेट साइड पर रहिए। अगर आप एक अग्रेसिव हैं और वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, तभी वेरी हाई रिस्क वाले फंड्स को कंसिडर करें। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा चेक करें कि मीटर की सुई कहां पॉइंट कर रही है। स्टूडेंट्स, अब हम एक ऐसे यूनिक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जो इन्वेस्टर्स के लिए द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स माना जाता है। इसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ईटीएफ किसी स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, कमोडिटी या एसेट्स के बास्केट को ट्रैक करता है, बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि ये स्टॉक एक्सचेंज पर पूरे दिन ट्रेड होता है, बिल्कुल एक रेगुलर स्टॉक की तरह। यानी फंड की डाइवर्सिफिकेशन और स्टॉक की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक साथ। म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में सबसे बड़ा फर्क ट्रेडिंग और प्राइसिंग का है। म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू दिन में सिर्फ एक बार डिसाइड होती है, एनएवी बेस्ड, लेकिन ईटीएफ्स की प्राइस मार्केट आवर्स में हर सेकंड चेंज होती रहती है। आप इसे कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। दूसरा बड़ा एडवांटेज है फीस। ईटीएफ्स में जनरली म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले लोअर फीस होती है, जो लॉन्ग रन में आपका प्रॉफिट बढ़ा सकती है। ये एक्टिव ट्रेडर्स और कॉस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ग्रेट ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि ईटीएफ्स एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, इन्हें खरीदने के लिए आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है, जबकि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स बिना डीमैट के भी लिए जा सकते हैं। स्क्रीन पर दिया गया डायग्राम इस हाइब्रिड नेचर को परफेक्ट समझाता है। ईटीएफ आपको म्यूचुअल फंड जैसी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और प्रोफेशनल मैनेजमेंट देता है, और साथ ही स्टॉक जैसी रियल टाइम प्राइसिंग और ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर करता है। अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाना चाहते हैं पर स्टॉक पिकिंग नहीं करना चाहते, तो ईटीएफ आपके लिए है। स्टूडेंट्स, मार्केट में सब कुछ हमेशा स्मूथ नहीं चलता। कभी-कभी टेक्निकल ग्लिचेस या सर्विस इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत है तो घबराइए मत, बस एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो कीजिए। सबसे पहला स्टेप 1, द फर्स्ट स्टॉप हमेशा वही होना चाहिए जहां प्रॉब्लम शुरू हुई। सबसे पहले कंसर्न्ड इंटरमीडियरी जैसे आपका ब्रोकर या कंपनी को अप्रोच करें। अक्सर प्रॉब्लम्स मिसकम्युनिकेशन की वजह से होती हैं और डायरेक्ट बात करने से तुरंत सॉल्व हो जाती है। अगर ब्रोकर आपकी सुनवाई नहीं करता या आप उनके जवाब से खुश नहीं हैं, तब बारी आती है स्टेप 2, एस्केलेट इफ नीडेड। यहाँ आप अपनी शिकायत रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई या बीएसई के पास ले जा सकते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस के पास डेडिकेटेड इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल्स होते हैं, जिनका काम ही इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये एक न्यूट्रल अंपायर की तरह काम करते हैं और ब्रोकर पर एक्शन लेते हैं अगर गलती उनकी पाई गई। लेकिन अगर वहां से भी बात न बने, तब आता है स्टेप 3, द फाइनल एस्केलेशन। आप सीधे मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं थ्रू स्कोर्स, SCORES, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। आप scores.gov.in पर जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं या फिर सेबी की टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-227575 पर कॉल कर सकते हैं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि आपकी शिकायत टॉप लेवल पर सुनी जाए और आपको जस्टिस मिले। स्टूडेंट्स, शिकायत करने के लिए हमेशा दूर जाने की जरूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टर सर्विसेज सेल ISC के बारे में। ये सेल्स स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इनका मेन मकसद है इन्वेस्टर्स को लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। यानी अगर आपको मार्केट से जुड़ी कोई भी क्वेरी है या छोटी मोटी शिकायत है, तो ये सेल्स आपके लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को ग्राउंड लेवल पर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ISC सिर्फ शिकायतों के लिए नहीं है, बल्कि ये इन्वेस्टर क्वेरीज को सॉल्व करने में भी मदद करते हैं। अगर आपको किसी प्रोसेस को लेकर कंफ्यूजन है या डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रहे, तो आप यहाँ अप्रोच कर सकते हैं। ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि इन्वेस्टर्स को अकेला महसूस ना हो। हर बड़े शहर में एक्सचेंजेस के रीजनल सेंटर्स होते हैं, जहाँ ये सुविधा उपलब्ध होती है ताकि आपको इजी एक्सेस मिल सके। अगर मामला थोड़ा सीरियस हो जाए, तो एक्सचेंजेस के पास स्पेशलाइज्ड पैनल्स भी होते हैं। बुकलेट स्पेसिफिकली मेंशन करती है IGRP, जो NSE पर होता है, और IGRC, जो BSE और MSE पर होता है।
ये पैनल्स एक्सपर्ट्स की कमिटी होती हैं जो आपके और ब्रोकर के बीच के डिस्प्यूट को सुनती है और एक फेयर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती हैं। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। स्टूडेंट्स, अगर बातचीत से मसला हल ना हो तो अगला कदम क्या है? अब हम मार्केट के एक बहुत पावरफुल टूल को समझेंगे, आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म। ये सिर्फ एक शिकायत सुनने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक फॉर्मल क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। क्वाजी जुडिशियल का मतलब है कि ये एक कोर्ट की तरह काम करता है, जहां एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों यानी इन्वेस्टर और इंटरमीडियरी की दलीलें सुनता है और एविडेंस के बेस पर फैसला सुनाता है। ये सिविल कोर्ट से फास्ट होता है, पर इसका डिसीजन बहुत मायने रखता है। इस मैकेनिज्म का दरवाज़ा तब खटखटाना चाहिए जब बाकी सारे रास्ते बंद हो जाएं। बुकलेट क्लियरली कहती है कि आर्बिट्रेशन तब आता है व्हेन अदर मेथड्स फेल। अगर आपने ब्रोकर से बात की, ग्रीवेंस सेल गए, ITRC पैनल के सामने भी गए, लेकिन फिर भी कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व्ड सैटिस्फैक्टोरियली, तो आप आर्बिट्रेशन फाइल कर सकते हैं। ये मार्केट का प्लान बी है जब इनफॉर्मल डिस्कशन से सोल्यूशन नहीं निकलता। आर्बिट्रेशन का मकसद है इन्वेस्टर्स को लंबा कोर्ट केस लड़ने से बचाना। यहाँ फैसला रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से होता है। ये इंश्योर करता है कि अगर किसी इन्वेस्टर के साथ वाकई गलत हुआ है तो उसे सिर्फ सिंपैथी नहीं, बल्कि एक लीगल और बाइंडिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट मिले। तो याद रखें, मार्केट में आपकी आवाज़ सुनने के लिए एक पूरा लीगल ढांचा तैयार है। बस आपको सही टाइम पर सही दरवाज़ा खुलवाना आना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। अब समय है एक क्विक रिकैप का थ्रू योर सेफ इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट। इस स्लाइड पर कुछ डूज हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के साथ ही डील करें। चेक करें कि उनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं। रूल नंबर 2, हर ट्रेड के बाद कॉन्ट्रैक्ट नोट मांगना ना भूलें। ये आपका लीगल प्रूफ है जो 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। और हाँ, अपने मोबाइल और ईमेल को हमेशा अपडेटेड रखें ताकि आपको सारे अलर्ट्स टाइम पर मिलते रहें। अब आते हैं डोंट्स पर, वो गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी है। सबसे पहले, मार्केट में कैश में डील करना सख्त मना है। सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होने चाहिए। दूसरा, कभी भी किसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर साइन ना करें, खासकर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स पर। ब्लैंक साइन करके देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और फाइनली, अपना ट्रेडिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो आपका ब्रोकर ही क्यों ना हो। आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है। लिस्ट में एक और बड़ा रेड फ्लैग है, गारंटीड या अश्योर्ड रिटर्न्स। अगर कोई आपको मार्केट में फिक्स्ड हाई रिटर्न्स का वादा करता है तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। मार्केट में गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसके अलावा अच्छी हैबिट्स मेंटेन करें, जैसे नॉमिनेशन फैसिलिटी का यूज़ करना और अपने रनिंग अकाउंट को हर 30 या 90 दिन में सेटल करवाना। ये चेकलिस्ट आपका सुरक्षा कवच है, इसे याद कर लीजिए। स्टूडेंट्स, एक पुरानी कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्केट में भी यही रूल चलता है। इस स्लाइड पर हम योर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को समझेंगे। एज एन इन्वेस्टर, आपके कुछ हक यानी राइट्स हैं जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। सबसे पहला हक है एक यूनिक क्लाइंट कोड पाना। ये मार्केट में आपकी पहचान है। दूसरा, आपने जो भी KYC डॉक्यूमेंट साइन किए हैं उनकी एक कॉपी पाना आपका अधिकार है। हमेशा इंश्योर करें कि आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड हो ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपके राइट्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि टाइम पर सर्विस मिलना भी आपका हक है। आपको अपने ट्रेड्स के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स टाइमली मिलने चाहिए ताकि आप ट्रैक रख सकें। इसके अलावा जब आप शेयर्स बेचते हैं तो T+2 सेटलमेंट साइकिल के हिसाब से फंड्स और सिक्योरिटीज टाइम पर रिसीव करना आपका लीगल राइट है। अगर ब्रोकर टाइम पर पे आउट नहीं देता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पैसा है। लेकिन दोस्तों, ताली एक हाथ से नहीं बजती। राइट्स के साथ आती है ऑब्लिगेशंस यानी जिम्मेदारियां। आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि आप KYC डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेटली भरें, कोई गलत जानकारी ना दें। दूसरा, साइन करने से पहले हर डॉक्यूमेंट को रीड एंड अंडरस्टैंड करें। जब ट्रेड करें तो मार्जिन्स और फंड्स टाइम पर पे करना आपकी जिम्मेदारी है ताकि सेटलमेंट फेल ना हो। और फाइनली, अपने ट्रेड्स और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को रेगुलरली वेरीफाई करना आपका फर्ज है। जब आप सतर्क रहेंगे तभी आप सेफ रहेंगे। स्टूडेंट्स, मार्केट में एंटर करते ही
आपको बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो आपको रातों रात अमीर बनाने का दावा करेंगे। ये स्लाइड एक बहुत सीरियस वार्निंग देती है। स्पॉट द रेड फ्लैग्स, कॉशन अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स। सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग जिसे देखते ही आपको भाग जाना चाहिए वो है गारंटीड या अश्योर्ड हाई रिटर्न्स। स्टॉक मार्केट का एक बेसिक रूल है कि यहाँ रिटर्न कभी फिक्स नहीं होता। अगर कोई आपसे कहता है कि प्रॉफिट पक्का है या डबल रिटर्न मिलेगा तो समझ लीजिए कि वो 100% फ्रॉड है। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग है जब कोई एडवाइजर आपसे कहे कि इन्वेस्टमेंट के लिए मनी डायरेक्टली उनके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट का पैसा हमेशा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ऑफिशियल चैनल से जाना चाहिए, कभी किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में नहीं। तीसरा खतरा है मिस सेलिंग। अगर कोई एडवाइजर आपकी रिस्क लेने की क्षमता यानी रिस्क प्रोफाइल जाने बिना आपको डेरिवेटिव्स या पेनी स्टॉक्स जैसे हाई रिस्क प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करे तो सतर्क हो जाएं। वो आपका भला नहीं, बस अपना कमीशन बनाना चाहता है। इन फ्रॉड से बचने का ब्रह्मास्त्र क्या है? जवाब है वेरीफाई। बुकलेट की क्लियर इंस्ट्रक्शन है, किसी भी एडवाइजर से डील करने से पहले उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मांगे और उसे सेबी की वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक करें। जो जेन्युइन एडवाइजर्स हैं वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर देने से कतराएं या नंबर फेक निकले तो उनसे कोई डील ना करें। अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। स्टूडेंट्स, आजकल हम सब्जी खरीदने से लेकर शॉपिंग तक हर जगह यूपीआई का यूज करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पीछे क्यों रहे? अब हम बात करेंगे की टूल इन्वेस्टिंग इन आईपीओज विद यूपीआई के बारे में। ये फीचर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। इसने आईपीओ एप्लीकेशन प्रोसेस को उतना ही सिंपल बना दिया है जितना किसी दुकान पर पेमेंट करना। अब आपको लंबे फॉर्म्स और चेक काटने की जरूरत नहीं है। आपका स्मार्टफोन ही आपका इन्वेस्टमेंट टूल है। इस प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक किया गया है: अप्लाई, अप्रूव और सेटल। सबसे पहले स्टेप 1 अप्लाई। जब आप आईपीओ फॉर्म भरते हैं तो वहां बस अपना यूपीआई आईडी एंटर कर दीजिए। इसके बाद आता है स्टेप 2 अप्रूव। आपके यूपीआई ऐप पर एक फंड ब्लॉक रिक्वेस्ट आएगी, आपको बस नोटिफिकेशन ओपन करके उसे अप्रूव करना है। और फाइनली स्टेप 3 सेटल। यहाँ भी एएसबीए वाला रूल लगता है। पैसा तुरंत नहीं कटेगा, फंड्स तभी डेबिट होंगे जब शेयर्स सक्सेसफुली अलॉट होंगे। ये प्रोसेस सेफ भी है और फास्ट भी। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है, बस ब्लॉक हो जाता है। बुकलेट में एक इम्पॉर्टेंट लिमिट मेंशन की गई है जो आपको याद रखनी चाहिए। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए यूपीआई के थ्रू आईपीओ एप्लीकेशन की लिमिट ₹2 लाख पर ट्रांजैक्शन है। ये विजुअल गाइड दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से हटाकर एक सिंपल फिंगर टिप एक्सपीरियंस बना दिया है। स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए उसकी वोकैबुलरी यानी की टर्म्स पर पकड़ होनी चाहिए। ये स्लाइड हमें क्विक रिवीजन चीट शीट की तरह है। लिस्ट में सबसे ऊपर है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिंपल शब्दों में ये मार्केट का रेगुलेटर या सुप्रीम बॉस है जो रूल्स बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये वो बड़ा इवेंट होता है जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है मार्केट से पैसा उठाने के लिए। अगला टर्म है केवाईसी यानी नो योर क्लाइंट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये एक मैंडेटरी वन टाइम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस है, मार्केट का पासपोर्ट जिसके बिना एंट्री नामुमकिन है। इसके बाद आता है डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नए इन्वेस्टर्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन डीपी बस आपका स्टॉक ब्रोकर या बैंक ब्रांच है जो आपको डीमैट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। याद रखें, आप डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास नहीं जाते, आप हमेशा डीपी के थ्रू ही अपने शेयर्स एक्सेस करते हैं। लिस्ट का आखिरी और इन्वेस्टर के लिए सबसे यूजफुल टर्म है CAS यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। ये एक सिंगल मंथली स्टेटमेंट है जो आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स को, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों या डीमैट होल्डिंग्स, एक ही डॉक्यूमेंट में जोड़ता है। अलग अलग पासवर्ड्स और अलग अलग ईमेल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं। CAS आपको आपकी वेल्थ का पूरा ओवरव्यू एक जगह पर देता है। इन 5 टर्म्स को याद रखना आपको मार्केट की भाषा समझने में मदद करेगा। स्टूडेंट्स, हमने इस कोर्स में एक लंबा सफ़र तय किया है और अब वक्त है सारे लेसन्स को कंसोलिडेट करने का।
ये स्लाइड हमारे सफ़र का समरी है। सबसे पहला उसूल है नॉलेज इज पावर। बिना मार्केट स्ट्रक्चर, प्लेयर्स और रेगुलेशंस को समझे इन्वेस्ट करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसके साथ ही प्रेपरेशन इज की। मैदान में उतरने से पहले अपना होमवर्क करें, अपनी रिस्क एपेटाइट को असेस करें और अपने अकाउंट सेटअप को डिलिजेंटली कंप्लीट करें। जीत हमेशा तैयारी करने वाले की होती है। इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रिंसिपल नंबर 3 है प्रोसेस इज प्रोटेक्शन। कभी भी शॉर्टकट्स ना लें। ट्रेडिंग और सेटलमेंट के लिए एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स को ही फॉलो करें, क्योंकि यही रूल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है विजिलेंस इज वाइटल। सिर्फ इन्वेस्ट करके भूल जाना सही नहीं है। अपने अकाउंट्स को रेगुलर मॉनिटर करें, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स चेक करें, स्टेटमेंट्स रिव्यू करें और हर एसएमएस या ईमेल अलर्ट पर ध्यान दें। आपकी सतर्कता ही आपकी सेफ्टी है। आखिरी और सबसे कंफर्टिंग प्रिंसिपल है यू हैव सपोर्ट। मार्केट में आप अकेले नहीं हैं। अगर कभी कुछ गलत होता है तो याद रखें कि आपके पास स्ट्रॉन्ग राइट्स है। ज़रूरत पड़ने पर इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स का यूज़ करने से हिचकिचाएं नहीं। ये पूरा इकोसिस्टम सेबी से लेकर एक्सचेंजेस तक आपके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। इन 5 प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी सेफ और सक्सेसफुल रहेगी। स्टूडेंट्स, ये कोर्स यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी तो बस अभी शुरू हुई है। मार्केट रोज़ बदलता है, इसलिए सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में और गहराई से जानना है या नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन आपके लिए सबसे रिलायबल रिसोर्स है सेबी की ऑफिशियल इन्वेस्टर वेबसाइट http://investor.sebi.gov.in। यहाँ आपको मार्केट की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको एक एम्पावर्ड इन्वेस्टर बनाए रखेगी। अगर इस सफ़र में कभी कोई रुकावट आए या आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो याद रखें कि हेल्प हमेशा अवेलेबल है। फॉर कंप्लेंट्स, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, आप सीधे स्कोर्स पोर्टल https://scores.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपको लिखने से बेहतर बात करना लगता है, तो फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस सेबी की टोल फ्री इन्वेस्टर हेल्पलाइन आपकी सेवा में है। इन नंबर्स को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, 1800227575 या 180022267575। स्टूडेंट्स, इस कोर्स का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं था, बल्कि आपको मार्केट के लिए तैयार करना था। हमने मार्केट के पिलर्स से लेकर रिस्क्स तक और ट्रेडिंग से लेकर ग्रीवेंस रिड्रेसल तक सब कुछ कवर किया। जाते जाते इस बुकलेट का आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट मोटो हमेशा अपने दिमाग में रखें, इन्वेस्ट सेफली, इन्वेस्ट स्मार्टली। सही नॉलेज, सही प्रोसेस और थोड़ी सी सावधानी के साथ आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जरूर बढ़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी।